आज के मुख्य समाचार। सोलन सुबाथू मार्ग को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन। सब्जी मंडी में गर्मियों के साथ सब्जियों के दाम गिरे। पहाड़ों में फिर बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर हिमाचल किसान एवं जन कल्याण सभा की चिंता। भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। ऊना में बारिश के अभाव से गेहूं की फसल सूखने लगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बीजेपी पर तीखा प्रहार। शिमला में मजदूर की हत्या। अब समाचार विस्तार से। सोलन से सुबाथू को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग पिछले कई महीनों से बदहाली का शिकार बना हुआ है। धर्मपुर से सुबाथू तक सड़क की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि वाहन चलाना जोखिम भरा बना हुआ था। जगह जगह बने गहरे गड्ढों और उखड़े हुए डामर के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल ने सड़क की स्थिति को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। धर्मपुर के रेलवे ब्रिज से लेकर लगभग 3 किलोमीटर दूर डगरोह पुल तक सड़क की हालत सबसे अधिक खराब बताई जा रही है। इस हिस्से में इतने अधिक गड्ढे हो चुके हैं कि वाहन चालकों को गाड़ियों को सावधानी पूर्वक गड्ढों के बीच से निकालना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह मार्ग और भी अधिक खतरनाक साबित हो रहा है। कई स्थानों पर सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है, जिससे जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के बाद हालात और भी खराब हो जाते हैं। गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जिससे वाहनों के टायर अचानक धंस जाते हैं और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। कई वाहन चालकों ने बताया कि इस मार्ग पर रोजाना सफर करना अब मजबूरी बनता जा रहा है, लेकिन हर दिन दुर्घटना का डर भी सताता रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क की हालत लंबे समय से खराब थी, लेकिन मरम्मत कार्य शुरू करने में अनावश्यक देरी की जा रही थी। हालांकि हाल ही में अचानक मशीनें आज मौके पर पहुंची और काम तेजी से शुरू किया गया। इस अचानक आई रफ्तार ने राजनीतिक हलकों में भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जन दबाव और बढ़ती आलोचना के बाद प्रशासन हरकत में आया, जबकि विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने लंबे समय तक इस समस्या को नजरअंदाज किया है। सड़क की दयनीय स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल ने आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार विकास कार्यों में विफल रही है और आम जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि सोलन सुबाथू मार्ग क्षेत्र की जीवन रेखा है और इस पर हजारों लोग रोजाना आवागमन करते हैं। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र, नौकरी पेशा लोग और स्थानीय व्यापारी इस मार्ग पर निर्भर है। ऐसे में सड़क की बदहाली सरकार की लापरवाही को दर्शाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही सड़क का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गई। धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सत्ता में आने के बाद से बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की गति धीमी बढ़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क मरम्मत के लिए पर्याप्त बजट और निगरानी की कमी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों की मांग है कि सड़क की केवल अस्थायी मरम्मत न की जाए, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ निर्माण किए जाए, ताकि भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा से उत्पन्न न हो। उन्होंने प्रशासन से नियमित निरीक्षण और समयबद्ध रखरखाव सुनिश्चित करने की अपील की है। सोलन सुबाथू मार्ग की बदहाली ने जहां आम लोगों की परेशानियां बढ़ाई है, वहीं इस मुद्दे ने राजनीतिक माहौल भी गर्म कर दिया है। सड़क की स्थिति सुधारने के लिए प्रशासनिक कदमों के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। अब देखना होगा कि शुरू हुआ मरम्मत कार्य कितनी तेजी और गुणवत्ता के साथ पूरा होता है और क्या इससे क्षेत्र वासियों को स्थायी राहत मिल पाती है या नहीं। फिलहाल आम जनता की नजरें सड़क निर्माण कार्य और राजनीतिक वादों दोनों पर टिकी हुई है। आप बंद करो, शुरू करो, हाय 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 चंडल हाय 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 विक्रम जितना हाय हाय विक्रम जितना हाय 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 गगन चंडल हाय 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 कांग्रेस सरकार हाय 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 कांग्रेस सरकार हाय 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 हाय
नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हिमाचल प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर हिमाचल किसान एवं जन कल्याण सभा ने गंभीर चिंता जताई है। सभा के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल शर्मा ने विस्तृत बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य जिस वित्तीय दबाव, राजकोषीय असंतुलन और बढ़ते कर्ज के साथ गुजर रहा है, उसके लिए केवल वर्तमान सरकार ही नहीं बल्कि पूर्व में सत्ता में रह रही भाजपा सरकार भी समान रूप से जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि वर्षों से प्रदेश की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लगाती रही है। पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने, दीर्घकालिक आर्थिक योजना तैयार करने और राजस्व सृजन के स्थायी उपाय विकसित करने में निरंतरता का अभाव दोनों ही दलों के शासन काल में दिखाई दिया है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश पर लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, जो सीमित संसाधनों वाले राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बृजलाल शर्मा ने अपने बयान में कहा कि राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी के चरणबद्ध समापन को लेकर भी सरकारों की तैयारी अपर्याप्त रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्त आयोग की सिफारिशों में पहले ही उल्लेख था कि 31 मार्च 2026 के बाद यहां अनुदान समाप्त कर दिया जाएगा और यह जानकारी सार्वजनिक दस्तावेजों में उपलब्ध थी। इसके बावजूद राज्य सरकारों ने समय रहते अपने व्यय की समीक्षा करने, आय के नए स्रोत विकसित करने और वित्तीय ढांचे को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं किए। हिमाचल प्रदेश में आरडीजी केंद्र सरकार द्वारा बंद करने पर वर्तमान सरकार हो हल्ला कर रही है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरडीजी बंद करने का कई वर्षों से पहले ही देश की सरकारों ने हर राज्य को आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा गया था कि अपने अपने राज्य को सुदृढ़ बनाएं और यह ग्रांट जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक यह ग्रांट मिलती रहेगी, लेकिन उसके बाद यह ग्रांट बंद हो जाएगी। ये पहले से ही विदित था कि 2026 में देश के कुछ राज्यों की आरडीजी बंद हो जाएगी, लेकिन वर्तमान सरकार को यह मालूम नहीं था। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की भी थी और पूर्व में रही भाजपा सरकार की थी। दोनों ही भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी थी प्रदेश को विकास कार्यों में और ऐसे वित्तीय संकट ना आए उनसे निपटने के लिए। लेकिन इस प्रदेश में दोनों पार्टियों ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने अपने समय में लुभावने भाषण देकर और बड़ी बड़ी घोषणाएं करके लोगों को, आम वोटर को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए कई ऐसी घोषणाएं कर दी गई जिन घोषणाओं को आम जनता ने उनके भाषण सुनकर जनता अपना वोट कांग्रेस को सत्ता में लाने में और उधर भाजपा सरकार को भी सत्ता में लाने में बारंबार लाती रही। लेकिन दोनों ही दलों ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज ले लेकर वित्तीय संकट में डाल दिया गया। आज इस प्रदेश के ऊपर 1,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और दोनों दलों की जिम्मेदारी है। ये कर्ज दोनों दलों ने लिया
और दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। लेकिन इससे बचने के लिए दोनों दल कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाती रहे। जब एक सत्ता में आया तो दूसरे पर आरोप लगते रहे, अगर दूसरी पार्टी सत्ता में आई तो वो दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही, जो सरासर आम जनता के साथ धोखा है। आज आरडीजी ग्रांट को देश की सरकार ने बंद करने पर वर्तमान सरकार ने हो हल्ला करके कि प्रदेश में आर्थिक संकट आ गया। लेकिन यह आर्थिक संकट किसके कारण आया? वर्तमान सरकार और पूर्व में रही सरकार भाजपा दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों दलों की के कारण यह आर्थिक संकट आया है। इस आर्थिक संकट के लिए दोनों पार्टियों को आत्मचिंतन करना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को एक साथ बैठकर अपने मानदेय, अपने वेतन इस हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता के लिए छोड़ देने चाहिए। ऊना जिले में गैर सिंचित इलाकों में गेहूं की फसल एक बार फिर सूखने लगी है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि फसल कुछ ही दिनों में दाना बनने की अवस्था में पहुंचने वाली है और इस समय बारिश बेहद जरूरी है। यदि जल्द वर्षा नहीं है तो पैदावार पर सीधा असर पड़ सकता है। आसमान में बादल छाने से किसानों को कुछ राहत की उम्मीद तो जगी है, लेकिन दिन चढ़ते ही तेज धूप निकल आती है और बारिश नहीं होती है। इससे किसानों की उम्मीदें लगातार टूटती जा रही है। खेतों में नमी लगातार घट रही है, जिससे फसल के कमजोर पड़ने का खतरा बना हुआ है। जानकारी के अनुसार ऊना जिले में करीब 35,000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल तैयार हो रही है। इसमें लगभग 65% क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। इस समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है, जिससे तेज धूप के कारण जमीन की नमी तेजी से सूख रही है। ऐसे ही गैर सिंचित क्षेत्रों में फसल की हालत चिंताजनक होती जा रही है, जबकि सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में किसान पानी देने में जुट गए हैं। स्थानीय किसानों ने बताया कि इस समय गेहूं की फसल में बालियां निकलने की प्रक्रिया चल रही है, जो उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। दिन के समय तेज धूप के कारण मिट्टी सूख रही है और यदि समय पर पानी नहीं दिया गया तो दानों का भराव प्रभावित हो सकता है। इसीलिए सिंचाई का कार्य तेज कर दिया गया है। किसानों का मानना है कि बालियां निकलने के समय गेहूं को पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। संतुलित उर्वरक और समय पर पानी देने से फसल मजबूत होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। उन्हें उम्मीद है कि यदि मौसम अनुकूल रहा और सिंचाई व पोषण प्रबंधन सही तरीके से जारी रहा तो इस वर्ष बेहतर पैदावार मिल सकती है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बालियां निकलने के समय फसल को पानी और पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देनी चाहिए, ताकि दाने का विकास सुचारू रूप से हो सके। स्थानीय किसान अजमेर सिंह ने बताया कि वे सिंचाई के साथ यूरिया और अन्य जरूरी खाद का प्रयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस समय सही देखभाल से फसल स्वस्थ रहेगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। वहीं किसान जोगिंदर सिंह ने बदलते मौसम पर चिंता जताते हुए कहा कि खेती में अब पहले से अधिक सतर्कता बरतनी पड़ रही है। उनके अनुसार पहले मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहता था, लेकिन अब धूप और ठंड का असर एक साथ देखने को मिल रहा है, जिससे खेतों में नियमित निगरानी जरूरी हो गई है। कुल मिलाकर ऊना जिले के वर्षा पर निर्भर किसानों की निगाह अब मौसम पर टिकी है। समय पर बारिश या पर्याप्त सिंचाई ही फसल को नुकसान से बचा सकती है। भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने सुजानपुर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध होली उत्सव को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने राजनीतिक दबाव में आकर मेले की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं की है। राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर की होली भाईचारे और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह उत्सव लगभग 1 महीने तक चलता है, जिसमें प्रदेश और बाहरी राज्यों से छोटे व्यापारी अपनी दुकानें लगाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने कहा
कि यह आयोजन स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हजारों परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी रहती है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पहले मेले के लिए टेंडर जारी की, लेकिन बाद में पूरी प्रक्रिया को एक ही व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित किया। टेंडर निकालने के बाद एक ही व्यक्ति को काम देना पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। यह प्रक्रिया निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि यदि टेंडर प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते निर्णय लिए गए जो मेले की गरिमा और निष्पक्षता के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि सुजानपुर की ऐतिहासिक होली केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र है। ऐसे में सरकार को पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए। ये जो होली है ये भाईचारे का प्रतीक है। दूर दूर से लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, लोग मिलते हैं, लंबे लंबे समय से जो रिश्तेदार नहीं मिल पाते हैं वो भी मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं और 4 दिन सरकारी फेस्टिवल होता है और बाकी भी 1 महीना ये त्योहार चला रहता है। लोग जगह जगह से छोटे छोटे व्यापारी, फेरी वाले, रेडी वाले या छोटे छोटे गांव के व्यापारी वहां आकर अपना छोटी छोटी जगहें लेके वहां पर अपना व्यापार करते हैं, लोगों को सस्ती चीजें देते हैं, लोग वहां से खूब अपने घरों के लिए सामान खरीद के लेके जाते हैं। परंतु इस बार जो है सरकार ने इस फेस्टिवल का पूरी तरह व्यापारीकरण कर दिया और पहली दफा हुआ, कई बीजेपी की सरकारें आई, कांग्रेस की आई, ऐसा कभी नहीं हुआ। स्टॉल बिकते थे, कई बार उनकी बोलियां होती थी, लोग आते थे और नॉमिनल रेट्स पे स्टॉल जगह लेते थे 10 बाई 10, 20 बाई 20 की। इस बार तो एक बड़ी पार्टी को बुला के एक ही व्यक्ति को, पहले तो उन्होंने टेंडर जैसे पहले होते थे वैसे किया और बाद में इनको राजनीतिक दबाव पड़ा, शिमला से प्रेशर पड़ा, बधाई का प्रेशर पड़ा कि भाई एक ही पार्टी को देना है। देखिए अगर ये पैसा ज्यादा भी कमा ले, मान लो कि इनके पास 3.25 करोड़ रुपया आ रहा है, 2,31,50,000 का टेंडर बिका, ये पूरा मेला बिका और उसके बाद जीएसटी आएगी, उस पैसे का इस्तेमाल मेले का जो पैसा इकट्ठा होगा क्या वो सरकार का पैसा है? वो तो लोगों का पैसा है। लोगों के पैसे इकट्ठे करके इस मेले को चलाया जाता है। सरकार इसमें कुछ नहीं देती है, 50,000 रुपया देती है। और इस बार जिस तरीके से ये 2,31,50,000 का मेला बिका, इसमें अभी जो लोग सूचना दे रहे हैं, लोगों में इतनी रिजेंटमेंट है, भारी रोष है लोगों में और खास तौर पर सरकार के प्रति रोष है और जिस तरीके से विधायी का रोल रहा है इसमें कि इस बड़े एक व्यक्ति को इसको ठेका दिया जाए, छोटे व्यापारी सब खत्म कर दिए उन्होंने। जो जगह 5,000 में मिलती थी अब वो 25,000 में मिल रही है, जो 50,000 में प्लॉट मिलता था वो 2.5 लाख में मिल रहा है। इसलिए मन मर्जी का रेट जिसने लिया वो अपना लगा रहा है। अंततः ये जो बर्डन है स्थानीय छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनके ऊपर पड़ा है और उनके ऊपर जो पड़ा वो आम जनता पर डालेंगे। इसलिए ऐसा ही हाल रहा तो इस बार 3.25 करोड़ का बिका है, अगली बार 3 करोड़ का बिकेगा और उससे अगले साल मेला खत्म हो जाएगा। इसलिए इस मेले को खत्म करने की साजिश रची है। इसमें बड़ा टेंडर दे के बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा करके कोई इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, लोग बता रहे हैं, मुझे तो लोगों ने सूचना दी। इसलिए ये प्रथा ठीक नहीं शुरू हुई है और ये प्रथा जो है ये सरकार हर जगह ऐसे काम कर रही है, लोगों को लूटने का काम है। अब ये मेलों में भी सरकारों ने लोगों को लूटना शुरू कर दिया, लोग भी लूटेंगे और व्यापारी छोटे मोटे जो पूरे साल का काम चलाते हैं, कोई अपना जलेबी बेच रहा है, कोई पकौड़े बेच रहा है, कोई छोले बेच रहा है, कोई दूसरी चीजें बेच रहा है, कोई घड़े बेच रहा है, कोई कुछ ना कुछ मिट्टी के बर्तन बेच रहा है। इस तरीके से तरह तरह के काम करते थे क्योंकि लोगों का मेला है और इस मेले में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए थी। अब तो ये तो मोटे धन्ना सेठ टेंडर देके उन लोगों को ये काम देना शुरू कर दिया। ये सरासर बेईमानी हो रही है और इसके पीछे कोई और ही चीजें चल रही हैं जो कि आने वाले दिनों में लोग उसका खुलासा कर देंगे।
हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ खड़ी नहीं रहती है और उसके नेता आरडीजी बहाली के पक्ष में नहीं है। नेगी ने कहा कि आरडीजी हिमाचल प्रदेश का संवैधानिक अधिकार है और कांग्रेस इसे राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाएगी। उन्होंने भाजपा को हिमाचल विरोधी बताते हुए कहा कि पार्टी प्रदेश के हितों की रक्षा करने में विफल रही है और केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को भटका रही है। राजस्व मंत्री ने कहा कि आरडीजी की बहाली प्रदेश की वीडियो हितों से जुड़ा अहम मुद्दा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने से बच रहे हैं। नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार इस अधिकार के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी और इसे राष्ट्रीय मंच तक ले जाएगी। उन्होंने भाजपा की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि पार्टी वास्तव में हिमाचल के साथ होती तो वह आरडीजी बहाली के समर्थन में खुलकर सामने आती। नेगी ने एआई समिट को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि एआई समिट में भारत की सरकार ने विश्व समुदाय को झूठ परोसने की कोशिश की। नेगी ने दावा किया कि समिट में चीन में बने उत्पादों को भारत का बताकर प्रस्तुत किया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं देश की साख को नुकसान पहुंचाती है और सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए। भारत मंडप में यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन का समर्थन करते हुए नेगी ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध जताना हर नागरिक का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तब उसके नेता भी इसी प्रकार के प्रदर्शन करते रहे हैं। ऐसे में अब विरोध को गलत ठहराना दोहरे मापदंड को दर्शाता है। लेके विधानसभा में बड़ी लंबी चर्चा हुई और उसमें ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है आरजेडी के फेवर में नहीं है, वो हिमाचल के हितों में नहीं है। वो जो है हिमाचल विद्रोही होने का उन्होंने अपना जो है परिचय आपने जो डिस्कशंस हुए उसमें दिया है। अब केंद्र सरकार से आरडीजी है या किसी भी किस्म की कोई भी सहायता अगर हिमाचल को आना है तो उसको तो वेलकम करना चाहिए। तो बीजेपी वाले तो उल्टी बुद्धि के लोग हैं, ये तो कहते हैं कि आरडीजी नहीं मिलना चाहिए, उस टाइप की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि बीजेपी जो है हिमाचल के विरोधी लोग हैं। ये जैसे हम कहते हैं ये विद्रोही कहते हैं हम, देश विद्रोही, तो ये हमारा हिमाचल विद्रोही लोग हैं। वो खुद अपने लेवल पे बात करने के लिए सक्षम, क्या कोई सभी होते हैं सक्षम, पर बात है उनकी नीयत क्या है। उनकी नीयत में खोट है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से हिमाचल की आर्थिकी के लिए जो है कांग्रेस सरकार का गला घोटा जाए ताकि उनको कुछ न कुछ राजनीतिक लाभ मिले। उस किस्म की बात तो ये लोग कह ही रहे हैं। बार बार जब विधानसभा के अंदर इतनी लंबी बहस की ज़रूरत नहीं थी, इधर उधर की बातें करने की ज़रूरत नहीं थी। प्रश्न सिर्फ केवल ये था कि संविधान के हमारा जो आर्टिकल 275(1) है उसमें हमें जो है इस किस्म की सहूलियत दी गई है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर राज्य हैं, जब तक इनकी आर्थिकी कमज़ोर रहेगी, जब तक डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी, उस गैप को फुलफिल करने के लिए संविधान में प्रावधान किया हुआ है। अब उस प्रावधान के ऊपर भी ये इफ एंड बट्स की बात करते हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक भी है, विडंबना भी है कि बीजेपी जो है हिमाचल के हितों में नहीं है। और इसमें जो है साथ में 275(1) में ट्राइबल एरियाज़ का भी है जिक्र। अब आपने टोटली बंद कर दिया तो ट्राइबल एरियाज़ को कैसे बंद कर दिया? वैसे तो ट्राइबल एरियाज़ को जो आर्टिकल 275(1) में स्पेशल प्रोविज़न है कि जो शेड्यूल एरियाज़ है उनके डेवलपमेंट के लिए जो है केंद्र सरकार का दायित्व है कि वो जो है हमें अलग से ग्रांट दे। अभी मिल रहा है पिछले 3-4 सालों में मात्र 8 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ ऐसे दे रहे, जबकि हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी रकम जो है केंद्र सरकार को इस आर्टिकल के तहत देना चाहिए आरडीजी के साथ, पर वो भी हमें नहीं मिल रहा है। तो ये केवल हिमाचल के लोगों के साथ नहीं बल्कि जनजातीय लोगों के साथ भी इस आरडीजी को समाप्त करने से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जब बजट सेशन शुरुआत हुआ और जब बजट को रखा गया, गवर्नमेंट ने बिना जो है पार्लियामेंट में आरडीजी के बारे कोई भी चर्चा नहीं की, उसको ऐसे अडॉप्ट कर लिया। जबकि तरीका ये होता है कि राष्ट्रपति को जब ये फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट आती है वो जो है उसको हाउस में ले करते, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, उसके बाद डिसाइड होना था। इन्होंने तो बगैर मतलब चर्चा के ही इसको जो है एक तरफा फैसला कर दिया, जो एक किस्म से असंवैधानिक भी है। और नेचुरली हमें जो भी ऑप्शंस हैं, चाहे हमें आंदोलन के रूप में अपना विरोध जताने का अधिकार है, चाहे हमें कोर्ट में जाने का अधिकार है, सभी के ऊपर हम जो है गहन विचार करेंगे।
आज सिर्फ जो है हमारे यहाँ पर हमें जो है किसी किस्म का जो है रेवेन्यू अर्जित करने नहीं देंगे। जो नुकसान इन्होंने जो है मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स किया और जो ट्रंप का किया ज़ीरो टैरिफ पर जो है वो $500 बिलियन का जो है ट्रेड, जिसमें जो है आपके कृषि उत्पादन, जिसमें वहाँ का जो है फल भी फ्रूट भी आएगा, जिस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई रोक नहीं होगा। वहाँ का दूध आएगा जो 35 रुपये लीटर बिक जाएगा, यहाँ हमारा दूध तो जो है बर्बाद हो जाएगा। तो उसके ऊपर ये बात ही नहीं करते। ये जो 1% मामूली सी जो हमारा यहाँ पर हम रेवेन्यू जनरेट की बात करते हैं, उसके ऊपर जो है इनकी निगाहें पड़ी रहती है। ये तो वो लोग हैं जो मौका था इनको डबल इंजन की सरकार में, इनको जो है ये कंपनसेशन भी मिल रहा था GST का, इनको जो है RDG का फ़ायदा भी मिला, सब कुछ मिला। कोविड में इनको अलग से पैसा मिला, सिर्फ उसके बावजूद भी ये उधार लेके घी पीते रहे और 75,000 करोड़ का भारी भरकम जो है कर्ज हमारे पे छोड़ के चले गए। इनको वो शर्म ही नहीं है और इतनी बेशर्मी से ये बात करते हैं, सारे हमारे ऊपर थोप रहे, खुद क्या करते रहे। ये मीडिया में तो बहुत अच्छा उसका गुण गा रहे हैं लोग, ये सिर्फ जो है आपके मीडिया में जो है वहाँ पर इसकी बात ही नहीं हो रही है। देश तो तब भी बदनाम हुआ जब कुत्ता जो है आपने चाइना का कुत्ता लाके अपना कुत्ता दिखा दिया। ये क्या यूनिवर्सिटी नाम भी इसका अजीब सा गन गोटिया, पता नहीं क्या नाम है, गोटिया ही कर दिया इसने, लुटा दिया हिंदुस्तान का। कैसे उसको आने दिया उसका कुत्ते को, चीन के कुत्ते को अपना कुत्ता बताओगे। देश तो तब भी अपमानजनित हुआ, देश का तो गर्व गिर गया नीचे। आपने एक वहाँ पर एक और देखा हुआ, एक इन्होंने जो है रबर बैंड लगाकर एक छोटा सा जो है एक मॉडल रखा हुआ था, वो तो हमारे तीसरी चौथी के बच्चे उससे अच्छा मॉडल बनाते हैं। इतने बड़े समिट में आप किसको धोखा देने जा रहे हो? दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है हिंदुस्तानियों को, पर दुनिया को हम नहीं बना सकते। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, बीजेपी ने उस समय क्या विरोध प्रदर्शन नहीं किया था? तो विरोध प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से करने का हमारा अधिकार है और वो सही था, क्योंकि पूरे दुनिया में हमारी जगह असाई होती थी। चाइना वालों ने बोल दिया हमारा कुत्ता आपने अपना बता दिया। बताइए इससे बड़ा अपमानजनक बात क्या हो सकती? नहीं था तो नहीं था। आप कहते कि हम सबमिट कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे, पर आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते थे? दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रविवार को मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात और निचले क्षेत्रों में बूंदाबांदी दर्ज की गई, जिससे प्रदेश में ठंडक का एहसास बढ़ गया है। 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रे समेत कई ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि कुल्लू के निचले इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिली। रोहतांग पास पर हल्की बर्फबारी से आसपास के क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चलने लगी। हालांकि हिमपात ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफेद चादर बिछने से मौसम सुहावना हो गया। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच यह नजारा आकर्षण का केंद्र बना रहा। प्रशासन ने बताया कि फिलहाल किसी प्रकार की बड़ी बाधा की सूचना नहीं मिली है, लेकिन ऊंचाई वाले मार्गों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कुल्लू के निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई। हालांकि बारिश ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन बादलों की आवाजाही से दिन भर मौसम ठंडा बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश अन्य जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। ताजा पूर्व अनुमान के मुताबिक 23 फरवरी को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा या हिमपात हो सकता है। इसके बाद 28 फरवरी तक प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जनजातीय क्षेत्र ताबू में न्यूनतम तापमान -4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं मैदानी क्षेत्र ऊना में अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक रहा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के हल्के प्रभाव के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। हालांकि इसका असर सीमित रहने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई हल्की बर्फबारी से सेब उत्पादकों और बागवानों को कुछ राहत मिली है। उनका कहना है कि सर्दियों के अंत में हुई यह बर्फबारी आगामी फसल के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। हालांकि वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि संतुलित मौसम ही बेहतर उत्पादन के लिए
जरूरी है। रोहतांग दर्रे और आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी से पर्यटकों में उत्साह भी देखा गया है। हालांकि मौसम विभाग ने पर्यटकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते समय मौसम की ताजा जानकारी लेने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 23 फरवरी तक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्की गतिविधि संभव है, लेकिन इसके बाद 28 फरवरी तक अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में मौसम के इस बदलाव ने एक बार फिर पहाड़ों की सर्द फिजाओं का एहसास करा दिया है। जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात दर्ज हुआ, वहीं मैदानी इलाकों में तापमान अपेक्षाकृत अधिक बना हुआ है। आने वाले दिनों में मौसम की स्थिरता से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। राजधानी शिमला की लोअर बाजार स्थित सब्जी मंडी में गर्मियों के आगमन के साथ सब्जियों के दामों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। जहां बीते कुछ सप्ताह पहले कुछ सब्जियों की कीमतों को लेकर आम उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही थी, वहीं अब 20 से 50 रुपए प्रति किलो के दायरे में अधिकांश हरी सब्जियां उपलब्ध है। इससे गृहिणियों और आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। मंडी में इस समय आलू 20 रुपए प्रति किलो, प्याज 30 रुपए किलो, गाजर 30 रुपए, टमाटर 30 रुपए, बंद गोभी 30 रुपए, वहीं चुकंदर 40 रुपए और शिमला मिर्च 50 रुपए प्रति किलो में मिल रही है। स्थानीय विक्रेताओं का कहना है कि गर्मियों के मौसम में सब्जी की आवक बढ़ने से दामों में नरमी आई है। सब्जी विक्रेताओं के अनुसार मैदानी इलाकों में ताजी सब्जियों की सप्लाई नियमित रूप से पहुंच रही है, जिससे बाजार में पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है। इसके चलते प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और कीमतों में कमी भी देखने को मिल रही है। लोअर बाजार में खरीदारी करने पहुंचे ग्राहकों ने बताया कि पिछले दिनों सब्जियों की कीमतें अपेक्षाकृत अधिक थी, लेकिन अब दाम कम होने से घरेलू बजट को संभालना आसान हुआ है। कई लोगों ने कहा कि 20 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलने वाली सब्जियां आम परिवारों के लिए राहत की बात है। गृहिणियों का कहना है कि महंगाई के दौर में रसोई का खर्च नियंत्रित करना चुनौती बन गया था, लेकिन फिलहाल सब्जियों की कीमतों में आई गिरावट से थोड़ी राहत जरूर मिली है। जहां सब्जियों के दाम गिरे हैं, वहीं फलों की कीमतों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। मंडी में सेब 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि अंगूर 200 से 300 रुपए प्रति किलो में बेचे जा रहे हैं। फल विक्रेताओं का कहना है कि बाहरी राज्यों से मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण दामों में उछाल आ रहा है। इन दिनों मंडी में फलों की अधिकतर खेप दिल्ली से आ रही है। सप्लाई सीमित होने और परिवहन लागत बढ़ने के कारण कीमतें ऊंची बनी हुई है। व्यापारियों के अनुसार मांग के मुकाबले फलों की आवक कम है, खासकर अंगूर और अन्य मौसमी फलों की सप्लाई सीमित होने से दाम बढ़े हुए हैं। कुछ विक्रेताओं का कहना है कि जैसे ही सप्लाई में सुधार होगा, कीमतों में गिरावट आ सकती है। मंडी के आड़तियों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में यदि बाहरी राज्यों से सप्लाई बढ़ती है तो फलों के दाम भी सामान्य स्तर तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल सब्जियों की भरपूर उपलब्धता से बाजार में रौनक बनी हुई है, जबकि फलों की ऊंची कीमतों के कारण ग्राहक सीमित मात्रा में ही खरीदारी कर रहे हैं। वहीं मौसम, परिवहन और बाहरी राज्यों की मांग आपूर्ति का सीधा असर स्थानीय मंडियों पर पड़ता है। इस समय सब्जियों के उत्पादन में बढ़ोतरी और नियमित आपूर्ति के चलते कीमतें नियंत्रित है, जबकि फलों की सीमित उपलब्धता के कारण दाम बढ़े हुए हैं। कुल मिलाकर लोअर बाजार सब्जी मंडी में इस समय सब्जियों की सस्ती दरों से आम जनता को राहत मिल रही है। फलों की महंगाई चिंता का विषय बनी हुई है। अब सबकी नजरें आने वाले दिनों में सप्लाई की स्थिति पर टिकी हुई है, जिससे तय होगा कि बाजार में कीमतों का रुख किस दिशा में जाता है। गौरव सिंह एसएसपी शिमला ने आज शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 18 फरवरी 2026 को थाना चढ़गांव को 112 हेल्पलाइन के जरिए सूचना मिली कि बड़ियारा पुल के पास किचोला नाला में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। शव के हाथ पैर बांधे गए हैं और काफी खून निकल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और डीएसपी रोरो मौके पर पहुंचे। जांच में मृतक की पहचान राकेश प्रताप उर्फ सेतीराम कामी 36 वर्ष निवासी नेपाल के रूप में हुई है। वहीं बड़ियारा क्षेत्र में बाग में मजदूरी करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम झुनगा और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। घटनास्थल से पत्थर और खंजर बरामद किए गए हैं, जिससे हत्या की गई थी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। जांच
जांच में पता चला कि घटना वाले दिन मृतक को 2 नेपाली युवकों के साथ देखा गया था। दोनों आरोपी 17 फरवरी को मृतक से मिलने आए थे। पहले उन्होंने कमरे में शराब पी और शाम को उसे और शराब पिलाने के बहाने नदी किनारे ले गए। वहां किसी बात पर कहासुनी हुई और उन्होंने तेजधार हथियार व पत्थरों से उसकी हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए मृतक का चेहरा बिगाड़ दिया और मोबाइल फोन भी चुरा लिया गया। इसके साथ दोनों फरार हो गए और अपने मोबाइल भी उनके द्वारा बंद कर लिए गए। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को पता चला कि आरोपी कुल्लू जिले के कसौल और मणिकरण इलाके में छिपे हैं। 21 और 22 फरवरी की रात पुलिस टीम ने कसौल में तबीश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। आरोपियों की पहचान ललित राणा 20 वर्ष और साहबीर लुवर 21 वर्ष निवासी जिला जजरकोट नेपाल के रूप में हुई है। दोनों कुछ दिन पहले ही मजदूरी के लिए क्षेत्र में आए थे। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। शिमला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि प्रवासी मजदूर या किराएदार रखने से पहले उनका पंजीकरण नजदीकी थाना या चौकी से जरूर करवाए ताकि भविष्य में अपराध होने पर समय पर पहचान की जा सके और ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पब्बर नदी किलोश नाला में किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है, जिससे काफी मात्रा में खून निकल रहा है। वह मृत व्यक्ति के दोनों हाथ पैर कपड़े से बंधे हैं। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस थाना चिड़गांव की टीम व डीएसपी रोहड़ू मौका पर पहुंचे व घटनास्थल का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने के बाद मृत व्यक्ति की पहचान श्री राकेश प्रताप उर्फ सेतीराम निवासी डाका डाम नेपाल उम्र 36 वर्ष के रूप में हुई, जो कि बडियारा निवासी एक व्यक्ति के बगीचे में मजदूरी का काम करते थे। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर थाना चिड़गांव में मर्डर की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके उपरांत घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम एसएफएसएल जुंगा और पुलिस डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। वह घटनास्थल से भौतिक और डिजिटल साक्ष्यों को पुलिस ने कब्जा में लिया। हत्या में इस्तेमाल किए गए पत्थर और खंजर को भी पुलिस ने कब्जे में लिया। घटनास्थल के आसपास सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए व संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो तैयार कर मीडिया के माध्यम से प्रचार भी किया गया। स्थानीय लोगों की पूछताछ से पता चला कि घटना वाले दिन मृतक को 2 अज्ञात नेपाली मूल के व्यक्तियों के साथ घूमते देखा गया था। जांच के दौरान गवाहों से गहन पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों के गहन अवलोकन तथा खुफिया जानकारी एकत्रित करने पर पाया गया कि 2 संदिग्ध व्यक्ति दिनांक 17 फरवरी को मृतक श्री राकेश प्रताप को मिलने बडियारा पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के ढारा में दिन में शराब का सेवन किया और शाम को करीब 7 बजे और शराब पीने के बहाने मृतक को पब्बर नदी के किनारे किलोश नाला लेकर चले गए और फिर वहां पर किसी बात पर मामूली कहासुनी के चलते इन्होंने मृतक पर तेज धार हथियार व पत्थरों से हमला कर दिया और मृतक की हत्या कर दी। संदिग्धों ने मृतक के फेस को म्यूटिलेट कर दिया और उनका मोबाइल फोन खुर्द-बुर्द कर दिया, जिससे कि मृतक की शिनाख्त न हो सके। हत्या के उपरांत दोनों आरोपी फरार हो गए व अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। शिमला पुलिस द्वारा डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के ठिकानों का पता लगाया गया, जो कि दोनों आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद कुल्लू जिला के कसोल व मणिकरण इलाके में छुपे हुए थे। आरोपी की पहचान थाना चिड़गांव की जांगला चौकी के प्रवासी मजदूर पंजीकरण रजिस्टर की पड़ताल करने पर हुई। रिकॉर्ड चेक करने पर आरोपियों की डिटेल इस प्रकार से पाई गई। आरोपी ललित राणा उर्फ लक्ष्मण राणा पुत्र नैन बहादुर निवासी भुरपावरी जिला जजरकोट नेपाल उम्र 20 साल व आरोपी साहबीर लुवर पुत्र विसे लुवर निवासी भुरपावरी जिला जजरकोट नेपाल व उम्र 21 साल। ये दोनों आरोपी कुछ दिन पहले ही गांव देवीधार में मजदूरी करने आए थे व ये दोनों आरोपी घटना वाले दिन से ही लापता थे। दिनांक 22 व 23 फरवरी की मध्य रात्रि चिड़गांव थाना की पुलिस टीम ने कुल्लू जिला में जाकर आरोपियों के ठिकाने पर दबिश दी व दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर पुलिस थाना चिड़गांव लाया गया। इनके कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद अवश्य कराएं, ताकि भविष्य में यदि उपरोक्त द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो इनकी समय रहते पहचान हो सके और इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं की रोकथाम की जा सके। धन्यवाद। एक सर, जो ये हत्या जिस तरह से हुई है, क्या ये सुनियोजित थी या फिर स्पॉन्टेनियस हो गई, शराब के नशे में थे जिस तरह? अभी इसके मोटिव की जांच की जा रही है।
जो प्राइमा फेसी पता चला है वो ये है कि जब ये लोग शराब पी रहे थे शाम को तो किसी बात पर कहासुनी हुई और उस कहासुनी में दोनों आरोपियों ने मृतक के ऊपर हमला करके उनकी मौत कर दी।